नमस्कार, मैं हूँ सुनील हालाखंडी और न्यूज़ रिव्यूज़ में एक और न्यूज़ लेके आपके सामने उपस्थित। आज फिर मैं अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में जो गहमागहमी चल रही है और राजस्थान में जो राजनीतिक संकट उत्पन्न हो गया उसके बारे में बात करूँगा। आज राजस्थान हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया। हालांकि फैसला सुना दिया, उन्होंने फैसले को टाल दिया है और इसको सेंटर को भी, केंद्र को भी इसमें शामिल करने के लिए कहा गया है, क्योंकि उनके अनुसार एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और इसमें केंद्र का शामिल होना भी जरूरी है। कल वैसे भी उच्चतम न्यायालय से कांग्रेस या राजस्थान के स्पीकर को फटकार लग चुकी थी कि क्यों नहीं वो 2 दिन तक राजस्थान उच्च न्यायालय के फैसले का इंतजार कर सकें। यहाँ पे मैं आपको दोस्तों एक बात बताना चाहूँगा कि ये एक सिंपल सा केस है। यदि आप साधारण या सरल मानुष हैं तो कि अशोक गहलोत या कांग्रेस के मुख्य सचेतक ने एक व्हिप जारी किया जिसमें उन 19 या सारे राजस्थान के सारे कांग्रेस विधायकों को पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री के घर पर सभा में उपस्थित होने के लिए कहा गया और उसके बाद दूसरे दिन फेयरमाउंट होटल में उपस्थित होने के लिए कहा गया। वहाँ सचिन पायलट सहित ये 19 विधायक वहाँ पर शामिल नहीं हुए। इतनी सिंपल सी बात है। इसमें केवल फैसला ये करना है या कानून में ये बात देखना है कि अगर विधानसभा चल रही है तभी व्हिप लागू होगा, जबकि सरकार के गिरने या किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर बहस हो रही हो और मतदान हो रहा हो तब जारी होगा, या विधानसभा के बाहर भी जब विधानसभा नहीं चल रही है मुख्यमंत्री उनको अपने आवास पे बुलाए या किसी और जगह मीटिंग में बुलाए और उसके लिए व्हिप जारी करें। ये इतनी सिंपल सी चीज़ है और इसको न तो राजस्थान के स्पीकर क्लियर कर समझ पा रहे हैं, न राजस्थान हाईकोर्ट जिसमें उसके मुख्य न्यायाधीश मोहंती शामिल है वो समझ पा रहे हैं, और न ही कर केंद्रीय उच्चतम न्यायालय ने इस पर कोई फैसला दिया और अब इसको एक दूसरे तरह से टाल दिया गया। तो मुझे समझ में नहीं आता कि हमारे जो लॉ मेकर्स हैं, जो विधानसभा के सदस्य और जो संसद के सदस्य हैं, वो किस तरह के कानून बनाते हैं कि जो उन्हें खुद समझ में नहीं आता है उसको वो खुद ही चैलेंज कर देते हैं। उसके बाद राजस्थान उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय भी उसको समझने के लिए बड़े बड़े वकीलों से बहस करवाता है और फिर भी 5-6 दिन बाद भी उस कानून को समझ नहीं पाता और अपनी राय जाहिर नहीं कर पाता है। मैंने अपने पहले वीडियो में कहा था कि कोई एक केस पर यदि 5 बेंचों की जज की बेंच है और उसमें अगर 3-2 से फैसला आता है, यानी कि 3 सदस्य बेंच के 3 जज कानून उसके किसी भी पक्षकार के हक में फैसला करते हैं और 2 उसके विपक्ष में फैसला करते हैं, क्योंकि उनके अनुसार वहाँ कानून का इंटरप्रिटेशन अलग अलग है। तो इसके जवाब में जब मैंने सवाल किया तो मुझे कुछ मेरे साथियों ने, जिन्होंने मेरा वीडियो देखा, उन्होंने बताया कि भाई जो उच्च न्यायालय है या जो सर्वोच्च न्यायालय है उसमें काफ़ी समझदार और काफ़ी कठिन परीक्षाओं या समझिए कि टेस्टिंग के बाद वहाँ पर जज बनाया जाता है, तो वो काफ़ी समझदार होते हैं और उनकी समझ को हमको विश्वास करना चाहिए। तो अब मैं उनकी समझ का ही जिक्र कर रहा हूँ कि वो लोग ही इस केस के बारे में अभी तक फैसला क्यों नहीं दे पाए। और हम तो कहते हैं कि हमारा संविधान महान है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इसको बनाया था, हम उसकी पूजा करते हैं और जब कभी भी कोई मसला आता है, जब आपके विरोध में बात जारी होती है, तो हम कहते हैं कि हमारा तो उस पवित्र किताब से चलता है जिसको संविधान कहते हैं, उससे देश चलता है। हम ऐसे वैसे RSS की बात नहीं मानेंगे या मुस्लिम पर्सनल लॉ की बात नहीं मानेंगे। तो फिर ऐसा क्या संविधान जो समझ में जजों को ही नहीं आ रहा है, यहाँ की देश में जो या राज्य में जो सर्वोच्च व्यक्ति है जिसको कानून की परिभाषित करना है उसको ही नहीं आ रहा है, तो फिर क्या काम का। और संविधान की पुस्तक के बारे में मैं आपको बात बताऊं कि जब संसद में या राष्ट्रपति या न्यायाधीश या विधानसभा के सदस्य जब शपथ लेते हैं तो भारतीय संविधान की शपथ लेते हैं, लेकिन जब कोर्ट में कोई केस होता है तो गीता पे हाथ रखकर कसम खाता है। समझ नहीं आता है कि ये अलग क्यों है, 2 अलग अलग किताबें क्यों हैं। क्या संविधान बड़ा है या गीता बड़ी है? मैं गीता से मेरा मतलब गीता ही नहीं है, हो सकता है कुरान और बाइबल पे हाथ रखकर भी कसम खाई जाती हो। तो क्या ये धार्मिक पुस्तकें बड़ी कानून से, संविधान से बड़ी हैं कि इनकी कसम खाई जाती है, या फिर ये ऐसे ही कहने की बात है कि हम संविधान से चलते हैं? तो मेरे बहुत सीरियस संशय है इस बारे में, अपने भारत के संविधान के बारे में। खैर, कल रात अशोक गहलोत राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र से मिले थे और उन्होंने उनसे विधानसभा का एक सत्र बुलाने के लिए कहा था। उन्होंने विशेष सत्र की बात नहीं कही,
क्योंकि विशेष सत्र होता है तो उनको स्पेसिफिक रीज़न बनाना पड़ता है कि मैं बहुमत सिद्ध करना चाहता हूँ। ऐसा उन्होंने नहीं कहा, उन्होंने केवल एक सत्र बनाने की ताकि राज्य में कोरोना संबंधित और अन्य विषयों पर चर्चा की जा सके। इस पर राज्यपाल ने कल ही उत्तर दे दिया कि क्योंकि कुछ विधायक कोरोना से ग्रसित हैं और कोरोना अभी फैल रहा है तो इसलिए समय उचित नहीं है, जब सब ठीक हो जाएंगे तो बुला लिया जाएगा। इस पर अशोक गहलोत की गणित बिगड़ गई, क्योंकि वो जल्दी से जल्दी बहुमत साबित करना चाहते थे, वो नहीं हो पाया। दूसरा झटका कल तो उन्हें सुप्रीम कोर्ट से लगाई और आज राजस्थान हाईकोर्ट ने भी ये फैसला दे दिया कि इस पर अभी राजस्थान के स्पीकर कोई एक्शन नहीं ले सकते। तो अब अशोक गहलोत की जो सुई है या जो जान है वो अटक गई है विधानसभा में बहुमत सिद्ध करने पर। अगर वो कर पाते इस समय तो वो शायद हो सकता है कि व्हिप जारी करते और वो 19 विधायकों को तब पूरा केस बनता है कि उनको वो बर्खास्त करवा देते और आसानी से वो नहीं, आसानी से तो नहीं जीत पाते, क्योंकि वो वो उस स्थिति को फेस नहीं करना चाहते। वास्तव में विधानसभा को आज की तारीख में फेस नहीं करना चाहते, क्योंकि उनको खुद ही पता नहीं है कि कितने सदस्य उनके फेवर में होंगे। हालांकि वो 102 का दावा कर रहे हैं, इनमें 6 विधायक वो भी हैं जो बीएसपी से शामिल हुए हैं और 2 बीएनपी पार्टी के हैं जो कि कभी भी झटक सकते हैं, और 11 के लगभग शायद निर्दलीय विधायक हैं। और निर्दलीय विधायक हालांकि पूर्व कांग्रेसी हैं और उन्होंने अशोक गहलोत ने इनको चुनाव जिताया था विधानसभा का 2018 में। तो गणित काफ़ी बिगड़ी हुई है। उसके बाद आज फिर से कुछ देर पहले अशोक गहलोत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं कह सकते, उन्होंने संवाददाताओं को संबोधित किया और उसमें उन्होंने ये बताया कि राज्यपाल उनकी नहीं मान रहा है और दबाव में आके काम कर रहा है और अपने संवैधानिक अधिकारों का प्रयोग नहीं कर रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि कोई क्या मजबूरी है कि वो विधानसभा नहीं बुला रहे हैं, क्योंकि राज्यपाल ने स्पष्ट किया था कि कोरोना की वजह से वो विधानसभा नहीं बुला रहे हैं। इसके बाद उन्होंने कहा कि अब थोड़ी देर बाद शायद अब तक हो सकता है वो अपने सारे एमएलएस को लेकर राजभवन पहुँचे होंगे, जैसा कि उन्होंने कहा था। तो ये एमएलए क्या बख्तरबान गाड़ियों में जाएंगे कि बीच में उनका कोई अपहरण नहीं कर सके? और यदि ऐसा नहीं हुआ तो हो सकता है कुछ छटक जाए, अगर 1, 2, 4, 5 एमएलए और फिर बिल्कुल अशोक गहलोत अल्पमत में आ जाए। वो ये नहीं चाहेंगे। उसके बाद उन्होंने एक धमकी दी कि यदि ऐसा नहीं हुआ, उसके बावजूद भी नहीं हुआ, तो राज्यपाल राजभवन को राजस्थान की जनता घेर लेगी और उसकी जिम्मेदारी राज्यपाल की होगी। हालांकि राजस्थान में कानून व्यवस्था बनाए रखने का जो जिम्मेदारी है वो राजस्थान सरकार की है, मुख्यमंत्री की है और गृह मंत्री की है, और स्वयं अशोक गहलोत गृह मंत्री हैं। तो किस तरह से वो एक गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे थे ये आप समझ सकते हैं। हालांकि ऐसी बात गैर जिम्मेदाराना बात वो नहीं करते हैं, लेकिन किस तरह से वो अपनी सरकार या बहुमत के होने के दबाव में, ये काफ़ी इससे साफ झलक जाता है। बहुत जल्दी में भी हैं। और दूसरी बात एक ये हो रही है कि उसको राजदीप सरदेसाई और आशुतोष जैसे पत्रकार चढ़ा रहे हैं। वो आशुतोष पत ने तो एक अपने लेख में कहा है कि वो मोदी और शाह से टक्कर के मतलब बराबर का नेता है और उनको टक्कर और मात दे सकता है। उधर दूसरी तरफ राजदीप सरदेसाई ने सुप्रीम कोर्ट के जज मिश्रा जी के खिलाफ ही एक डाउट जारी कर दिया कि वो तो बीजेपी से मिले हुए हैं, इसलिए उन्होंने वैसा न्याय दिया। तो ये सब से अशोक गहलोत थोड़े चढ़ जाते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि एक किसी पत्रकार ने कहा था कि उनके पिताजी जादूगर थे और वो इसी तरह की कुछ जादूगरी करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि किसी तरह अपनी सरकार बचा सकें। लेकिन जादूगर के साथ कभी कभी ये प्रॉब्लम होता है कि वो भूल जाता है कि उसने लड़की को काटा कैसे और जोड़ नहीं पाता है। ऐसा होता नहीं है, लेकिन अगर भूल गया तो मुझे लगता है कि अशोक गहलोत उस जादूगरी में उसने लड़की को काट तो दिया है, अब वो भूल गए हैं कि उसको वापस कैसे जोड़ेंगे। तो लड़की मर जाएगी या लड़की सरकार है। अशोक गहलोत ने कांग्रेस को 2 भागों में बांट तो दिया है, 19 सदस्यों को नोटिस दिलवा के, ये जानते हो कि मैं उनको बाद में जोड़ लूँगा। तो एक जादू वो किया उन्होंने उस समय। अब उनके लिए वो वापस उनको जोड़ना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, तो यहाँ उनका शायद जादू फेल हो रहा है। तो यहीं पे आपको मैं छोड़ जाता हूँ कि अशोक गहलोत वो लड़की को यानी कांग्रेस रूपी लड़की को वापस जोड़ पाएंगे कि नहीं। मेरे विचार पसंद आए हो तो आप मेरे
वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हो सकता है मेरी बकवास हो लेकिन आपको आनंद तो इसमें ज़रूर आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।